हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम से ज़्यादा आपको केमिस्ट्री समझने के लिए ये चैप्टर बहुत उपयोगी है। चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें केमिस्ट्री समझने के लिए। देखिए, तो इस चैप्टर का नाम आप देख ही नहीं होंगे, बोर्ड पर लिखा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इसमें हम परमाणु के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम एटम के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि एटम होता है क्या है, यानी एटम होता क्या। कोई भी पदार्थ ले लेंगे, कोई भी पदार्थ, मान लीजिए लोहा ले लिए टुकड़ा, ही लोहा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल बहुत से रहते हैं, क्योंकि लोहा का टुकड़ा छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। और इसी लोहा के एक पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल को लेते हैं, वही क्या कहलाता है? एटम। तो सर्वप्रथम एटम के बारे में जॉन डाल्टन सर ने बताया था। कब? 1808 ईस्वी। देखिए, किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। क्या बताया था? देखिए, सबसे पहले कि जो ये परमाणु होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। जो ये परमाणु होता है पदार्थ का क्या होता है? सबसे सूक्ष्म कण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या कर रहे हैं? ये अविभाज्य होता है, यानी जो ये परमाणु होता है ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है, इससे छोटा कण नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट उसमें बता रहे हैं कि ये परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, यानी ये डिविजिबल नहीं होता है, यानी अब इससे छोटा कण नहीं हो सकता। यानी सबसे छोटा कण जो हुआ पदार्थ का वो क्या हो गया? परमाणु। और सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताए थे हमें जॉन डाल्टन सर ने, इसलिए परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। तो ये नोट कर लीजिएगा कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने, इसलिए परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है किसको? जॉन डाल्टन को। और इन्होंने क्या क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है और परमाणु जो होता है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। लेकिन इनकी ये थ्योरी रदरफोर्ड सर ने क्या किया? गलत साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु ही सबसे छोटा कण नहीं होता, परमाणु भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के अनुसार देखिए, अगर परमाणु विभाज्य है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए, जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु विभाज्य नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि परमाणु विभाज्य है। किसमें विभाज्य है? इलेक्ट्रॉन में विभाज्य है, प्रोटॉन में विभाज्य है और न्यूट्रॉन, यानी 3 पार्टिकलों से मिलकर बना होता है हमारा परमाणु। और रदरफोर्ड ने क्या दिया? नाभिक के बारे में बताया कि नाभिक जो होता है ये एटम हो गया। ये क्या हो गया? एटम हो गया। ये एटम का क्या हो गया? नाभिक हो गया। तो रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में शामिल होते हैं, ऑप्शन दे देगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन दे देगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। तो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और नाभिक के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने, कि जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसलिए नाभिक सिद्धांत का जनक रदरफोर्ड का। याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को और नाभिक के बारे में जानकारी दिया था किसने? रदरफोर्ड ने, इसलिए पर नाभिक का सिद्धांत का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए, ये देखिए, नाभिक के सिद्धांत का जनक रदरफोर्ड, और इन्होंने बताया था कि एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन में खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इस पर चार्ज क्या होता है? आवेश इस पर चार्ज होता है निगेटिव, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और इसका बाहर होता है 9.11 × 10⁻31 kg। उस वहीं पर देखिए प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। इस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। इस पर चार्ज क्या होता है? 0, यानी इस पर चार्ज नहीं होता है। और बाहर देख लीजिए तीनों का 9.1 × 10⁻31 kg है। यहाँ 1.67
26 इंटू 10⁻⁻17 kg है। यहाँ भी देखिए ये दोनों लगभग सेम है, ये -31 है और ये -27 है, यानी ये कम है। ये हो जाएगा आपको सबसे कम, और ये यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर है। देखिए 6-7 पॉइंट में यहाँ थोड़ा सा कम हो जा रहा है कौन, प्रोटॉन, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा कौन, न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा। यानी क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, ऑप्शन देगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या मारिएगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहेगा तो न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन का भार होता है। चार्ज पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन पर देखिए नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है। तो याद रख लीजिएगा। और इसके खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, प्रोटीन को गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक है, भार सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन पर और सबसे कम इलेक्ट्रॉन पर। ये जो होता है ये भी याद रख लीजिएगा आपको डाटा के रूप में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से 1/1840 के बराबर होता है, माने 1840 गुना कम होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, इतना छोटा होता है ये दोनों से। ठीक है, अब देखिए यहाँ एटम समझिए, ये क्या होगा एटम, ये एटम का क्या हो गया, नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में ही क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। किसने बताया था, देखिए रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसे ही न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को न्यूक्लियस मतलब नाभिक। तो क्वेश्चन हो जाएगा नाभिक में कौन कौन से रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चार्ज पूछ देगा, देखिए चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर क्या है चार्ज, कुछ चार्ज नहीं है। तब देखिए मान लीजिए आपके घर केवल लड़के हैं तो किस प्रकार का समुदाय हो गया, पुरुष समुदाय हो गया। यदि वहाँ केवल लड़कियाँ रहेंगी तो किस प्रकार समुदाय, महिला समुदाय हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ देखिए क्या, इसमें केवल पॉजिटिव है, निगेटिव है कहीं नहीं, जीरो, इसका मतलब हर। तो यानी ये जो नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है चार्ज। कैसा चार्ज होता है नाभिक पर, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए नाभिक जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। याद रखिएगा नाभिक कैसा होता है, क्वेश्चन आएगा कि परमाणु का नाभिक होता है ऋणात्मक, धनात्मक, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए नाभिक का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और देखिए ये नाभिक जो हो गया, इस सेंटर हो गया एटम का, तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से और ये क्या बोलते हैं, परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर। स्मॉल आर का देखिए वैल्यू दिया है 10⁻⁻15 मीटर। और ये देखिए बड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये परमाणु का पूरा परमाणु, ये नाभिक का रेडियस हो गया और ये पूरा परमाणु का रेडियस। परमाणु का रेडियस कितना दिया है, 10⁻⁻10 मीटर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी यहाँ भी पूछ देगा, परमाणु का रेडियस, रेडियस में त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻15। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन दूर करना है। अब यहाँ से माइंड में आपको ये फिगर आ जाना चाहिए, एटम का ये फिगर आ जाना चाहिए। अब देखिए ये नाभिक की त्रिज्या है और ये पूरे एटम की त्रिज्या है, कौन बड़ा है, एटम की त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा, और माइनस में जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कैपिटल आर क्या हो जाएगा, परमाणु की त्रिज्या, जो नाभिक की त्रिज्या से ज़्यादा है। और कितना होता है परमाणु की त्रिज्या, 10⁻⁻10 मीटर। इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसका अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर आप निकाल लीजिएगा, 10⁻⁻15 सॉरी 10⁻−10 माइनस 10⁻−15, जब घटाएंगे तो 10⁻−5 आ जाएगा। यानी अंतर कितना होता है, किसका अंतर, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या के बीच का अंतर 10⁻−5 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ प्लम पुंडिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ये होता क्या है, आप सभी ने तरबूज देखा होगा, जब तरबूज को हम काटते हैं बीच से तो क्या दिखाई देता है, लाल कलर दिखाई देता है, उसमें
ब्लैक ब्लैक क्या दिखाई देता है? बीज। ये जो उजला भाग दिखाई दे रहा है ये लाल समझिएगा इसको, और ये क्या है? तरबूज का बीज है। प्लम का मतलब ही होता है तरबूज। प्लम पुडिंग, पुडिंग मतलब बीज। मैंने तरबूज का बीज मॉडल पर ये परमाणु क्या बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए थे किसने? जे थॉमसन ने। किस पर? प्लम पुडिंग यानी तरबूज के बीज पर। ये तरबूज हो गया। क्या हो गया? ये तरबूज। तरबूज में देखिए ये तरबूज के बीज हो गए, तो बोलता है जो बीज हो गया वो उसको क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन, और उस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और बाकी जो बच गया ये व्हाइट वाला भाग, इसको क्या बोलता है? ये प्रोटॉन। इस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जे थॉमसन ही कहते हैं किस मॉडल के आधार पर? प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर कहते हैं कि जो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। लेकिन चार्ज क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट। चार्ज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे बराबर, यानी 20 प्रोटॉन होंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा नेगेटिव। तो दोनों क्या आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को डाइवर्स कर देंगे, काट देंगे, तो क्या होगा? परमाणु उदासीन होते हैं। मान लीजिए परमाणु, इसमें 20 गो प्रोटॉन है और 20 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, 20 को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। दोनों आपस में, यानी प्लस उतना ही है और निगेटिव उतना ही है, दोनों आपस में खत्म कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? उदासीन, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि परमाणु होता है विद्युत का, ऑप्शन ए धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इसमें कोई नहीं। तो क्या होगा? उदासीन, या इसको आवेशहीन बोल सकते हैं। लेकिन देखिए परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा परमाणु का जो नाभिक होता है धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? कि नाभिक में प्रोटॉन होता है, उस पर चार्ज प्लस होता है। लेकिन पूरी परमाणु कहेगा कि परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या होगी? परमाणु उदासीन। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस भी है और माइनस भी है, और दोनों सेम है, दोनों आपस में खत्म करते हैं। तो याद रखिए कि परमाणु का नाभिक होता है जो विद्युत का धनात्मक होता है, और जो परमाणु होती है वो क्या होता है? उदासीन होता है। यही आपको प्लम पुडिंग मॉडल था। ये किसने दिया था? जे थॉमसन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने दिया था। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणु संख्या बोलते हैं, इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ये रदरफोर्ड ने ही कहा था कि किसी भी तत्व के परमाणु में या किसी भी पदार्थ के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि परमाणु जो क्रमांक होगा उस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उसके बराबर होगा। और प्लम पुडिंग मॉडल से आप जानते हैं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी तीनों बराबर होगा। क्या क्या बराबर होगा? परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, समझ गए? याद कर लीजिएगा इसको। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, परमाणु भार इक्वल टू P+N। देखिए यहाँ पर भार ये 1/1840, यानी इनके सापेक्ष में बहुत छोटा होता है, नहीं के बराबर होता है। यानी जो भी भार होता है यही दोनों का होता है। किसका? P+N। और कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लेकिन आप याद रखिए कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ केंद्रित रहता है? नाभिक में रहता है। परमाणु को जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ रहता है? नाभिक में। क्यों? क्योंकि P+N होता है और P+N का ही द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए परमाणु जो भार हो गया, जो एटम का भार हो गया, वो किस पर डिपेंड करता है? दोनों के जोड़ पर। किसके जोड़ पर? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो यही परमाणु भार बराबर P+N हो गया। हाँ, एक चीज़ और, परमाणु क्रमांक को Z से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं? Z से। और परमाणु भार को A से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा, Z से इंडिकेट किया जाता है किसको? परमाणु क्रमांक को, और A से इंडिकेट किया जाता है परमाणु भार को। तो देखिए परमाणु क्रमांक मालूम रहेगा तो प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। मान लीजिए ये परमाणु भार हमको मालूम रहेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, इस इक्वेशन से।
यहाँ देखिए बराबर है ना, ए बराबर पी प्लस एन, तो इसको एन को यहीं रहने दीजिए और ए यहाँ रह गया, पी इधर माइनस में आ गया, तो न्यूट्रॉन बराबर ये होगी। इतना समझ गए होंगे। ये दो चीज़ आपको समझना होगी जी, नहीं समझा एक बार फिर समझिए। रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी पदार्थ के एटम में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या को ही उस परमाणु के जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उसी को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन के बराबर। और प्लम पुडिंग मॉडल से हम जे थॉमसन को जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ये हो गया। और परमाणु भार, ये इलेक्ट्रॉन का भार नहीं के बराबर होता है। और परमाणु का भार किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। और दोनों कहाँ होता है, नाभिक में। तो इसलिए कह सकते हैं कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, तो नाभिक में रहता है। और होता है क्या है, पी प्लस एन किसके बराबर होता है, परमाणु भार। जहाँ से आप एन बराबर निकाली ए पर ए माइनस पी, यानी परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए इतना तक तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है। ये क्या हो गया, कार्बन हो गया 6C12, 6C12, यानी जो नीचे रहता है, देखिए ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, कार्बन हो गया, एलिमेंट तत्व हो गया। और नीचे जो होता है इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर में होता है उसको परमाणु भार बोलते हैं। ये जो होता है भार होता है, कौन सा भार, परमाणु भार। तो कंफ्यूजन मत हो जाएगा। जब भी ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ दे देगा सोडियम 1123, ये 11 क्या हो गया, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और 23 क्या हो गया, परमाणु भार। ठीक है। तो कोई भी तत्व दे देगा एग्जाम में, कहेगा कैल्शियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इसके माध्यम से, ये दो इक्वेशन के माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कार्बन में, जैसे कार्बन का हो गया 12, इसमें कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कितना है, 6। परमाणु क्रमांक निकल गया कितना, परमाणु संख्या कितना निकल गया, 6। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, परमाणु भार। कितना है, 12। तो देखिए दो चीज़ निकल गया। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को ही उस तत्व क्या या उस परमाणु का क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या भी इतना ही चाहिए, यहाँ लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या पी बराबर कितना हो जाएगा, 6। और हम जानते हैं कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी 6। और परमाणु भार बराबर होता है क्या, पी प्लस एन होता है। परमाणु भार इसी में बोलते हैं, दोनों नाभिक में जो उपस्थित रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी प्लस एन। तो क्या निकालना, एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, कि परमाणु भार माइनस पी। परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 12, और पी का वैल्यू कितना दिया है, 6। नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से कार्बन में हम क्या निकाल लिए, तीनों निकल गया, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तीनों निकल गया 6। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या देखें, सोडियम में, तो सोडियम हम जानते हैं कि 1123 होता है। 11 क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, और 23 क्या हो गया, परमाणु भार हो गया। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो देखिए ये क्या है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो 11 हो गया। और प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये भी 11 हो गया। न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार कितना है, 23। ऊपर वाला को परमाणु भार बोलते हैं। और प्रोटॉन की संख्या यहाँ से निकलेंगे, चाहे यहाँ सेम ही होता है,
क्या हो गया 12, ये 12 हो गया। प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12। इस प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम के निकालिए, कैल्शियम का 20-40 होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये क्या है परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो 20 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी हो जाएगा आपको 20। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार कितना है 40 माइनस प्रोटॉन की संख्या 20 बराबर 20। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का के परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। ये पूछता हुआ है क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए हाइड्रोजन 1 इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, तो ये 1 हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर वो भी 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन को निकालने के बताया था ना, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार कितना 1 और प्रोटॉन की संख्या कितना है 1 में से 1 घटा 0। यानी हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से इसमें किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में ऑप्शन दे देगा 4 को, हाइड्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, हीलियम दे देगा, इस प्रकार से। तो आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है 0 होता है, याद रहेगा। चाहे एक दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन में कौन सा पार्टिकल नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार से रिकॉल कर लेंगे। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है क्या, परमाणु, वो अविभाज्य होता है। और सबसे पहले यही नहीं परमाणु सिद्धांत दिए थे, इसलिए इन्हें परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। लेकिन इनको गलत साबित किया किसने, रदरफोर्ड किया कि जो परमाणु होता है वो विभाज्य होता है, वो 3 पार्टिकलों में बटा होता है। किस में, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। ठीक है, और नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है धनात्मक होता है। नाभिक के बारे में सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने बताया, इसलिए नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड कहा जाता है। परमाणु का सिद्धांत का जनक कहा जाता है, डाल्टन को कहा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। भार देख लेंगे, भार सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का, सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 1840 गुना कम होता है किसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और देख लेंगे यहाँ पर त्रिज्या, जो परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, परमाणु माइनस बड़ा इसलिए बड़ा। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है, नाभिक छोटा इसलिए छोटा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक समझिएगा कि परमाणु उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बराबर होगा परमाणु प्रोटॉन की संख्या के, बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के। जबकि परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में स्थित रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। हाँ, एक भी तो और इसका अगले पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तो बेसिक हो गया, मेन तो अगला पार्ट है कि सेल पढ़ेंगे, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कौन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अष्टक कैसे पूरा करता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोवैलेंसी क्या होता है, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का अगले भाग में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो को देखिएगा जरूर, तब समझ में आएगा। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से मेरा वादा है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोनों पार्ट कराने के बाद एक टेस्ट करवाएंगे पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, उसके बाद आपको पूरा जो डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को मेरा लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।